इतिहास के विद्यार्थियों, अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आज हम जिन कोर्ट कचहरियों या वोटिंग व्यवस्थाओं को देखते हैं, उनकी असल जड़ें आखिर कहाँ छिपी हैं। आज के इस सत्र में हम इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पे निकलने वाले हैं। हम मिलकर ये समझेंगे कि आधुनिक शासन और हमारे अधिकार रातों रात नहीं बने हैं। चलिए, बिना देर किए सीधे इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के 5 सबसे अहम पड़ावों से गुजरेंगे। एकदम शुरुआती लिखित कानूनों से लेकर यूनान के पहले लोकतांत्रिक प्रयोग, रोमन साम्राज्य के सख्त नियमों, इंग्लैंड में राजाओं की तानाशाही पर लगी लगाम और अंत में आज के आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों तक का पूरा सफर हम साथ मिलकर तय करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जहां से इन लिखित कानूनों की नींव पड़ी, यानी प्राचीन बेबीलोन। देखिए, सदियों तक इंसान घुमंतू जीवन जीता रहा, लेकिन जब उरुक और सिंधु घाटी जैसी जगहों पर लोगों ने खेती शुरू की और बड़े शहरों में बसने लगे, तो चीजें काफी जटिल हो गईं। जरा सोचिए, जब हजारों लोग एक साथ रहने लगे, व्यापार होने लगे, तो क्या केवल जुबानी वादों से काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं। विवादों को सुलझाने और संपत्ति की रक्षा के लिए एक पक्के लिखित नियम की सख्त जरूरत थी, और यहीं से दुनिया के पहले बड़े कानूनी ढांचे ने जन्म लिया। अब बेबीलोन के समाज को आज के चश्मे से बिल्कुल मत देखिएगा। 1772 ईसा पूर्व में राजा हम्मुराबी ने एक विशाल पत्थर पर 282 कानून लिखवाए थे, लेकिन उस समाज में समानता नाम की कोई चीज नहीं थी। पूरी व्यवस्था बहुत ही कठोर वर्गों में बटी हुई थी। हर इंसान की कीमत समाज में उसकी हैसियत और जन्म से तय होती थी। नियम स्पष्ट जरूर थे, लेकिन वे किसी भी नजरिए से निष्पक्ष नहीं थे। आंख के बदले आंख, ये कहावत तो सुनी ही होगी। ये सीधे हम्मुराबी के इन्हीं कानूनों से आती है। ये बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि शुरुआती दौर में न्याय का मतलब क्या था। एक अमीर आदमी की चोट की कीमत एक दास की चोट से कहीं ज्यादा थी। आज की न्याय प्रणाली जहां कानून के सामने सबकी समानता का दावा करती है, वहीं ये प्राचीन कानून हमें याद दिलाते हैं कि शुरुआत में न्याय पूरी तरह से हैसियत का गुलाम था। बेबीलोन की इन सख्त संहिताओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भूमध्य सागर की ओर, जहां नागरिक भागीदारी का एकदम नया प्रयोग शुरू होने वाला था। बेबीलोन के सदियों बाद यूनानी शहर राज्यों का उदय हुआ, जो शासन के बिल्कुल अलग और नए तरीकों के साथ खेल रहे थे। ये इतिहास का एक सच में क्रांतिकारी पल था। सत्ता पहली बार अकेले किसी राजा के हाथों से निकलकर सीधे नागरिकों की सभाओं या असेंबली तक पहुंच रही थी। एक राजा के फरमान की जगह अब हजारों लोगों की सामूहिक बहस ले रही थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ था स्पार्टा, एक बेहद क्रूर सैन्य निरंकुश शासन जहाँ सब कुछ बस युद्ध जीतने पर केंद्रित था, और दूसरी तरफ था एथेंस, एक शुरुआती शोर शराबे वाला लोकतंत्र जहाँ शासन एक जटिल प्रक्रिया बन चुका था और हजारों लोग मतदान करते थे। मजेदार बात यह है कि आज के आधुनिक राज्य भी अक्सर इसी दुविधा में फंसे दिखते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों की आज़ादी के बीच का वो नाजुक संतुलन। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज की हमारी संसदों में नेताओं का चुनाव वोट डालकर नहीं, बल्कि एक लॉटरी मशीन से होता, तो क्या होता? एथेंस ने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए बिल्कुल यही हथकंडा अपनाया था। उन्होंने क्लेरोटेरियन नाम की एक अनोखी मशीन बनाई। नलियों और गेंदों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी परिषद के सदस्यों को पूरी तरह से रैंडम तरीके से चुना। ये सुनिश्चित करने का क्या गजब का तरीका था कि कोई भी अमीर या ताकतवर व्यक्ति सत्ता खरीद ही न सके। लेकिन देखिए, हर कोई इस लॉटरी सिस्टम का फैन नहीं था। प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों ने इसकी कड़ी आलोचना की। उनका सीधा सा तर्क था, अगर आपको एक जहाज चलाना है तो आप भीड़ में से किसी को भी रैंडमली चुनकर कैप्टन तो नहीं बना देंगे ना, उसके लिए कुशल नाविक चाहिए। ठीक वैसे ही उनका मानना था कि राज्य चलाने के लिए आम लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान दार्शनिक राजा की जरूरत होती है। यूनान के इस अनोखे और शोर शराबे वाले लोकतंत्र से निकलकर अब हम चलते हैं रोम की एक बेहद संगठित और नौकरशाही वाली दुनिया में। रोम का सफर भी कुछ कम नाटकीय नहीं था। ये एक छोटे से गणतंत्र से देखते ही देखते कई महाद्वीपों में फैला एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब इतने बड़े साम्राज्य को केवल पुरानी और असंगठित परंपराओं के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था। इसे चलाने के लिए एक बेहद सख्त, मानकीकृत और लिखित नौकरशाही मशीन की सख्त जरूरत आन पड़ी थी।
और यही एंट्री होती है सम्राट जस्टिनियन प्रथम की। उन्होंने रोमन शासन की सदियों पुरानी, बेहद उलझी हुई और विरोधाभासी कानूनी विरासत को सुलझाने का एक बहुत बड़ा काम अपने हाथों में लिया। उन्होंने उस समय के सबसे बेहतरीन कानूनी दिमागों की एक टीम बनाई और उन्हें काम सौंपा कि वे इस पूरे कानूनी कचरे को छांटकर एक स्पष्ट और तर्कसंगत संहिता तैयार करें। इस पूरी मेहनत का नतीजा था कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस। ये कोई धूल खाती प्राचीन किताब भर नहीं है। ये रोमन प्रशासन की वो अकल्पनीय शक्ति है जिसका सीधा प्रभाव आज भी दुनिया के न्यायालयों पर पड़ता है। सच तो ये है कि आधुनिक यूरोप का पूरा कानूनी ढांचा आज भी इसी रोमन दस्तावेज का गहराई से ऋणी है। अब समय के पहिए को थोड़ा और आगे घुमाते हैं और चलते हैं मध्यकालीन इंग्लैंड, जहां राजा की निरंकुश शक्ति को पहली बार एक सीधी चुनौती मिलने वाली थी। मध्य युग की वो सामंती व्यवस्था जहां राजा का शब्द ही कानून हुआ करता था, लेकिन 13वीं सदी के इंग्लैंड में एक बहुत ही निर्णायक कानूनी टकराव हुआ। एक ऐसा पल जब सम्राट की इस असीमित शक्ति का सामना सीधे तौर पर वहां के कुलीनों या यूं कहें कि बैरन्स की बढ़ती नाराजगी से हुआ। इतिहास के हर विद्यार्थी के लिए ये एक गेम चेंजर पल है। मैग्ना कार्टा 1215 का वो क्रांतिकारी साल जहां कुलीनों ने सफलतापूर्वक राजा जॉन की गर्दन पर तलवार रखकर उसे अपनी ही शक्ति पर सीमाएं स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। इसे आधुनिक संवैधानिक कानून का दादा माना जाता है। इसने एक बहुत ही बुनियादी बात तय कर दी कि खुद राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। और इसी मैग्ना कार्टा से निकला मानवाधिकारों का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसने ये पक्का कर दिया कि कोई भी राजा या सरकार किसी भी इंसान को बिना किसी कानूनी कारण के यूं ही अपनी कालकोठरी में गायब नहीं कर सकती। आज भी दुनिया भर में जब कोई सरकार अपनी हदों को पार करती है तो वकील नागरिकों को बचाने के लिए सबसे पहले इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। और इस गति को और आगे बढ़ाया राजा एडवर्ड प्रथम ने। दरअसल उन्हें अपने युद्धों के लिए पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने कर या टैक्स जुटाने के लिए एक शुरुआती संसद को बुलाया। राजा की इसी व्यवहारिक जरूरत ने अनजाने में ही आधुनिक संसदों की नींव रख दी। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं जैसी शक्तिशाली अवधारणाओं के बीज यही बोए गए थे। तो अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आधुनिक युग की दहलीज पर, जहां ज्ञानोदय और समानता के विचारों ने पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया। सदियों की क्रांतियों, महामारियों, धर्मयुद्धों और साम्राज्यों के उत्थान पतन को पार करते हुए हम 18वीं सदी के अंत में अमेरिका पहुंचते हैं। यहाँ ऐतिहासिक प्रगति की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है और एक बहुत बड़ा वैचारिक धमाका होता है। जरा इस दस्तावेज के शब्दों पर गौर कीजिए। इसने हम्मुराबी की उस प्राचीन जाति व्यवस्था को पूरी तरह से कूड़ेदान में डाल दिया जिसे हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ सबसे अहम शब्द है अहस्तांतरणीय, अनएलिएनेबल। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अधिकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई राजा या सरकार हमें दया करके देती है। ये अधिकार जन्म से हमारे भीतर मौजूद हैं। इस एक विचार ने सदियों पुराने मॉडल को पूरी तरह से उलट दिया और पूर्ण समानता को समाज की नई आधारशिला बना दिया। तो आज के इस पूरे विश्लेषण ने हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश की है। हम्मुराबी की उस क्रूर तानाशाही से लेकर कानूनी समानता और साझा भागीदारी तक मानवता का ये सफ़र धीमा ज़रूर रहा है, लेकिन ये कभी रुका नहीं। हर युग ने, हर क्रांति ने एक नया ढांचा खड़ा किया और उन्हीं ढांचों पर आज की हमारी आधुनिक दुनिया की शासन व्यवस्थाएं मजबूती से खड़ी हैं। और अब अंत में एक विचार जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज हम अपने लोकतंत्र और कानूनों पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ रहा है, आज से कई सदियों बाद के इतिहासकार हमारे आज के शासन मॉडल्स को किस नज़रिए से देखेंगे? क्या हमारी ये आधुनिक प्रणालियां भी भविष्य में महज इतिहास का एक और पुराना पन्ना बनकर रह जाएंगी? इतिहास के विद्यार्थियों के रूप में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा। आज के सत्र के लिए बस इतना ही।